Hello everyone, my name is Smriti and in this video we are going to learn about what is democracy and why is democracy. Particular in this video we are learn about what is democracy. Okay, let's start. So this chapter is from 9th class NCERT. So we cover it. What is democracy? सबसे पहले हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे. What democracy is the form of government in which the ruler are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है, गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लोग अपने लीडर या रूलर को चूज करते हैं. कैसे चूज करते हैं? इलेक्टेड करते हैं, इलेक्ट करते हैं. कैसे इलेक्ट करते हैं? बाय द इलेक्शन, बाय द वोट, है ना. हम इलेक्शन कराते हैं और उसके बाद जो वोट देते हैं इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. जब हम इलेक्शन के थ्रू वोट देकर अपने लीडर या रूलर को इलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं डेमोक्रेसी. अब ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, वो कहाँ से आया है? वो एक ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेशिया. डेमोस का मतलब होता है लोग यानी कि पीपल, और क्रेशिया का मतलब होता है तंत्र यानी कि रूल. जैसे कि हिंदी में हम डेमोक्रेसी को बोलते हैं लोकतंत्र. ठीक है, इंडिया हमारा कैसी कंट्री है? हमारा भारत लोकतांत्रिक कंट्री है यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक, अब दो तरह के फॉर्म होते हैं. एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो जाती, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती. तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहला आएगा डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की. समझते हैं डिक्टेटरशिप क्या होती है? जिसमें एक आदमी, एक इंसान या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल रूल्ड बाय डिक्टेटरशिप में लोग, एक इंसान या कुछ लोग मिलकर किसी कंट्री पर राज करते हैं, मनमानी तरीके से अपना रूल चलाते हैं, उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिटलर का नाम है. हिटलर एज अ डिक्टेटर बहुत ज्यादा फेमस है और साउथ कोरिया में भी आप देखेंगे कि डिक्टेटरशिप पाई जाती है. ठीक है, जहां पे कोई एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल या एक फैमिली मिलकर क्या कर रही है? रूल कर रही है किसी कंट्री पर, मनमाने तरीके से अपनी मनमानी चला रही है, उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप. दूसरी होती है मोनार्की. मोनार्की का मतलब होता है कि कोई रॉयल फैमिली यानी कि किंग और क्वीन जहां रूल कर रहे होते हैं अपने मनमाने तरीके से, उस गवर्नमेंट को हम क्या कह देते हैं? मोनार्की गवर्नमेंट. ठीक है, उसको हम कहते हैं मोनार्की. जहां पे किंग एंड क्वीन का रोल होता है और वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं मोनार्की. ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं कि कुछ एग्जांपल्स में आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, किसके? कंट्रीज के एग्जांपल दिए हुए हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस कंट्री में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसकी हमें ये आइडिया लग जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके की गवर्नमेंट चल रही होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट. अलग अलग कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे डिफरेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए कुछ कंट्री के. पहला है म्यांमार. म्यांमार में क्या रूल है? आर्मी रूल है. ऐसा तो ऊपर ऊपर से देखने को समझ में आता है कि म्यांमार भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट आप अंदर जाके डीपली देखोगे तो आपको समझ में आएगा वहां पे क्या चल रहा है? आर्मी रूल चल रहा है, जो कि जबरदस्ती से लोगों से वोट कराया जाता है. इलेक्शंस तो होते हैं, बट जबरदस्ती लोगों को बोला जाता है कि आप इस इंसान को वोट दो. ठीक है, तो उस हिसाब से ऊपर ऊपर से क्या दिखाई पड़ता है कि ये कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक, बट होती कैसी है? आर्मी रूल चल रहा है. करेक्ट. इसके बाद है सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में मोनार्की चलती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहां पे आपको कोई राइट्स ही नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई राइट्स आपको दिए जाते हैं, है ना. जैसे कि अभी तक वहां पे मतलब फीमेल्स के बहुत कम राइट्स हैं. तो ऐसी कंट्री में क्या राजा अपनी क्या कर रहा है? किंग अपनी क्या कर रहा है? मनमानी कर रहा है. ठीक है, किंग और क्वीन का रूल चल रहा है, मतलब किंग का रूल चल रहा है, उसको हम कहते हैं मोनार्की. तो जहाँ पे रॉयल फैमिली रूल कर रही होती है मनमानी तरीके से, उसको हम मोनार्की कहते हैं. तो सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल आपके सामने है कि मोनार्की कंट्री कैसी होती है. तो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो है मोनार्की कंट्री, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, इसके बाद एक चिली का एग्जाम्पल है. चिली में कैसे गवर्नमेंट है? चिली में है डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट. ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या देखेंगे. इसके बाद हमको ये समझना जरूरी है कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी होती है, बट उसके जो रीजंस होते हैं, उसके पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो एब्सोल्यूट, अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर क्या है? डेमोक्रेसी है.
कैसे? क्योंकि इसमें से इतना बोला गया है कि रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं और लीडर चूज किए जा रहे हैं, इलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन से बहुत सारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऊपर से देखने में हमें समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फीचर, वो इसका एग्जांपल जो हमने ये पढ़ा है ना, इसका हम आगे बात करेंगे कि कैसे अलग अलग कंट्री में डेमोक्रेसी तो दिखती है बट होती नहीं। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देख लेते हैं फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर हो सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमें देखना है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कैसे है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं इन फीचर्स के सहारे हम पता कर सकते हैं ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब कि जो फाइनल डिसीजन पावर होती है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए, जनता के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता का रूल होता है। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो कि हमारे साथ ही आजाद हुआ था 1947 में। 1947 में आजाद हुआ तो उनके यहाँ भी हम क्या हुई थी, डेमोक्रेसी हुई थी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ को लगता है कि उन्हें क्या होना चाहिए, इस देश को बागडोर उनको संभालनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं मिलिट्री को, मतलब कि तख्ता पलट कर देते हैं। पाकिस्तान में हो जाता है 1999 में तख्ता पलट, और जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर देते हैं। लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा सुनने में उनको अच्छा नहीं लगता, तो लेटर ही चेंज्ड हिमसेल्फ टू अ प्रेसिडेंट। वो कहते हैं कि मुझे क्या बुलाओ, अब प्रेसिडेंट बुलाओ, मैं क्या हूँ, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। फिर धीरे से क्या होता है, 2002 में वो लीगल फ्रेमवर्क में, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ये हक मिल जाता है कि जो डिसीजन होगी, जो सारे डिसीजन होंगे, मतलब इलेक्शंस तो होंगे लेकिन डिसीजन कौन लेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में आ जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में। कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन सारी जिम्मेदारी किसकी है, वोट देने की, वोट करवाने की किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी हो जाएगी। करेक्ट। तो सेकेंड है, तो यही हमने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए। किसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, जनता के हाथों में होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में नहीं हुआ था। अब चलिए हम एक और एग्जाम्पल में से समझते हैं कि क्यों ये वाला फीचर बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर पीपल के हाथ में होना, लोगों के हाथों में होना जरूरी है। देखिए एक और हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है चाइना। वो भी अपने आप को क्या बोलता है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, ऊपर से देखने में लगता है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि वहां पे एवरी 5 ईयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, कराए तो जाते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, और रूलर्स भी किससे चूज किए जाते हैं, लीडर्स किससे चूज किए जाते हैं, जब हम इलेक्शन देते हैं, इलेक्शन कराते हैं, लोग वोट देते हैं और लीडर्स चूज किए जाते हैं। लेकिन वहां पे एक झोल है। कैसा झोल है कि वहां पर क्या है, एक ही पार्टी है। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उनकी 8 दोस्त पार्टी है ना, 8 फ्रेंड पार्टीज हैं जिनसे ही वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं। मतलब कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो इलेक्शंस लड़ती है, मतलब उनके पास कोई और लोग ही नहीं है। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं ना कि बहुत सारी पार्टीज है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आप पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ऐसी बहुत सारी पार्टीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, उनके बीच कंपटीशन होता है, इलेक्शंस होता है, जिसका जो मन करता है हम उसको वोट करते हैं। ठीक है, जो पार्टीज हमें अच्छी लगती हैं, जो पार्टी अच्छा काम कर रही होती है, हम उनको उसके अकॉर्डिंग वोट करते हैं। बट चाइना में होता क्या है, चाइना में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी के कोई कैंडिडेट, उसी में से कोई एक इंसान खड़ा होता है और इलेक्शंस लड़ता है, और वहां के लोगों को, चाइना के लोगों को, उन्हीं इंसान को वोट देना पड़ता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज लोगों को क्या नहीं है, चॉइस नहीं है, वोट करने की चॉइस नहीं है। मतलब कि लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। दिख तो रहा है कि डिसीजन कौन ले रहा है, लोग ले रहे हैं, बट
यहाँ पर एक्चुअल में जो पावर है वो लोगों के हाथ में नहीं है, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी से लोग कैंडिडेट हैं जो खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत जा रहे हैं, तो उनके पास तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में नहीं है, लोगों के हाथ में नहीं है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इलेक्शन शुड बी फ्री, फेयर एंड रेगुलर। अब यहाँ पर हम एक और कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है मैक्सिको। मैक्सिको में एक पार्टी है PRI पार्टी। ठीक है, इसका जो उनकी लैंग्वेज में इसका नाम कुछ और है। ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो PRI पार्टी नाम की एक पार्टी थी, चलो यहाँ लिख देती हूँ, PRI नाम की एक पार्टी थी। तो वहां पे वो क्या कर रहे थे, वहां पे क्या होता था, हर 6 सालों में इलेक्शंस होते थे। वो कंट्री भी कैसी दिखती थी, डिक्टेटरशिप दिखती थी। वो कंट्री भी कैसी थी, डेमोक्रेटिक कंट्री थी। करेक्ट, डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को बोलती थी। लेकिन वहां पे जो ये पार्टी दिख रही है ना, PRI पार्टी, ये क्या करती थी, ये सब लोगों को फोर्स किया करती थी। इलेक्शंस तो करवाती थी बट लोगों को चॉइस नहीं देती थी। बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी, डर्टी पॉलिटिक्स खेलती थी, डर्टी ट्रिक्स का यूज किया करती थी। कैसी डर्टी ट्रिक्स का यूज किया करती थी, जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको बोला जाता था कि आपको जो PRI पार्टी की जो मीटिंग्स हैं, वो जो एजेंडा डिस्कस करने वाली होती है अपनी पार्टी में, उसको अटेंड करना कंपलसरी होता था। ठीक है, फिर स्कूल्स की जो एम्प्लॉय होते हैं, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप पेरेंट्स को फोर्स करो वो अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में कि आपको जो वोट देना है वो किसको देना है, PRI पार्टी को। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिको की बात कर रहे हैं। मैक्सिको में क्या चल रहा था वो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो हर साल इलेक्शन हो रहे थे। एटलीस्ट कितने सालों से वहां पे ऐसा बोला जाता है कि 1930 से लेके 2000 तक 70 इयर्स तक सिर्फ एक ही पार्टी जीतती आ रही थी। ठीक है, अब कोई इंसान इतना अच्छा तो नहीं हो सकता है कि वहां के लोग, उस कंट्री के लोग सिर्फ एक ही इंसान को, एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, गलतियां तो उनसे भी होती है। तो क्यों दे रही थी, क्यों वोट दिया जा रहा था, क्यों एक ही पार्टी जीत रही थी, क्योंकि वो डर्टी ट्रिक्स खेल रही थी, डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही थी। ठीक है, कैसे खेल रही थी, लोगों को फोर्स करके कि आप हमको ही वोट दो। टीचर्स एम्प्लॉयज को फोर्स कर रही थी कि आप पेरेंट्स को बोलो कि जबरदस्ती कि वो हमारे यहाँ आए, हमारी पार्टी को वोट दें। फिर क्या होता था, वो क्या करते थे कि जो पोलिंग बूथ होते हैं जहां पर हम वोट देने जाते हैं, वो शिफ्ट कर दिया करते थे। एक जगह मान लो आपको कोई एड्रेस दिया गया है कि आप यहाँ जाके वोट करना, तो पूरा का पूरा पोलिंग बूथ ही गायब कर दिया जाता था। इस तरीके से बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स किसने खेली, मैक्सिको में PRI पार्टी ने अपने आप को जिताने के लिए, सालों साल अपने गवर्नमेंट बने रहने के लिए इस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स खेली। तो क्या बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमें चेक कर लेना चाहिए क्या इलेक्शन शुड बी फ्री, फेयर एंड रेगुलर। क्या वहां पे इलेक्शन जो हो रहे हैं वो फेयर है ना, कोई उनको लालच तो नहीं दिया जा रहा वोटर्स को। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें तो नहीं करी जा रही इलेक्शंस में, ये आपको देखना जरूरी है, तभी वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी। चलो, इसके बाद है पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब यहाँ पे हम दो एग्जांपल देखते हैं, दो कंट्री के एग्जांपल देखते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए। एक फिजी, ठीक है, फिजी में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। ठीक है, इंडियंस रहते हैं कि कैसे रहते हैं वहां पर इंडियंस, क्योंकि जब यहाँ इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, तो यहाँ से जो गुलाम है ना, मजदूर बंधुआ जो मजदूर होते हैं, बॉन्डेड लेबर होते हैं, उनको यहाँ से ले जाकर वहां बेच दिया जाता था। और फिर वहां पे उनके पास वापस आने के पैसे तो होते नहीं थे, तो वो वहीं बस जाते थे और वहीं पर बच गए। तो वैसा ही हुआ फिजी में दो तरह के लोग होते हैं, एक इंडिजीनियस फिजी और एक इंडियन फिजी। तो वहां पे जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनको ज्यादा राइट्स दिए गए हैं, है ना, ज्यादा वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। लेकिन जो इंडियन फिजी है उनको उतने राइट्स नहीं दिए। सेम एस्टोनिया जैसी कंट्री में भी होता है, वहां पे बहुत सारी रशियन कम्युनिटी रहती है, तो रशियन कम्युनिटी रहती है। और जो एस्टोनिया के जो ओरिजिनल लोग हैं, एस्टोनिया के ओरिजिन वाले लोग हैं, ये दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो उनको भी क्या नहीं मिल रहा, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं मिल रही। तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, लोगों को जो भी वहां रहता है उनको क्या मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो डेमोक्रेटिक कंट्री के, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल होने चाहिए वो लिमिट के अंदर होने चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल। जिम्बाब्वे में क्या होता है, जिम्बाब्वे भी हमारे जैसा गुलाम था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो 1980 में वो क्या होता, उसको इंडिपेंडेंस मिलती है। तो एक पार्टी थी जो बहुत ज्यादा एक्टिव थी फ्रीडम फाइटर के टाइम पे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर एक पार्टी थी जिम्बाब्वे की जो बहुत ज्यादा एक्टिव थी, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, है ना, हर चीज में पार्टिसिपेट किया करती थी। हर फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस पार्टी का आप नाम देखोगे। वैसे ही तो जिम्बाब्वे में भी जॉन पीएफ नाम की एक पार्टी थी जिनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, जो हर साल इलेक्शंस तो कराते थे और हर साल वही जीतते थे। और जीतते जीतते उनको अपनी गद्दी से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और जीते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे क्या करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंजेस करने लगे, ठीक है। कैसे चेंजेस करने लगे कि प्रेसिडेंट, वो जो अपनी वो प्रेसिडेंट थे वहां के, तो वो क्या करते थे, वो प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा देते थे और प्रेसिडेंट को किसी चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं रखते थे। तो ठीक है, तो यही चीज में बताई गई कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, है ना। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल्स के अंदर, लिमिट्स के अंदर, सॉरी, रूल्स एंड लिमिट्स के अंदर क्या करना चाहिए, रूल करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अपनी पावर को हमेशा बढ़ाना चाहिए। आपको अगर कोई पावर दी गई है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस एग्जांपल से हमको ये समझ में आता है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजेस हो रहे हैं, प्रेसिडेंट मनमानी कर रहा है, तो वो कंट्री क्या नहीं कहलाएगी, वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।